कहां से बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। राम राम। राजस्थान नहीं मिला टिकट, क्या निर्दलीय ठोकेंगे ताल? समर्थकों में नाराजगी, कैसे होगा बेड़ा पार? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं, जो आज साथ है वो कल साथ हो ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, और जो धुर विरोधी हैं वो कल एक हो जाएं तो इसमें भी कोई अचरज नहीं है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजस्थान के चुनावी समर में जो विधायक कल तक पार्टी के लिए तन मन से काम करने की बात करते थे, आज वो पार्टी के लिए ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। टिकट के प्रबल दावेदारों के तौर पर दावा करने वालों को जब टिकट नहीं मिला तो वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की। कांग्रेस की चौथी सूची आने के बाद जब बैरवा को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश एसएससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बैरवा ने टिकट कटने के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर टिकट कटवाने का आरोप भी लगाया। अपना दुख जाहिर करते हुए बैरवा ने यहाँ तक कह डाला कि मुझे ये कहना भारी पड़ गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसका गिफ्ट मेरा टिकट काट के मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20% आबादी वाले अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने अपने कई काम गिनाते हुए उनकी ओर से चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की भी बात कही। इसलिए मुझे दुख है और पीड़ा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 58 नामों की लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की ओर से। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह पर बीजेपी ने दाव खेला है। खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल, सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौड़, टोंक से अजीत सिंह मेहता, केशव राय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, कोलायत से पूनम कंवर भाटी, सादुल शहर से सुमित्रा पूनिया। तो कई आप महिलाओं के नाम भी देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की मैसेज और संदेश देने की भी कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। और लगातार हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए हैं, जो लगातार बता रहे हैं, हम विश्लेषण भी कर रहे हैं इस लिस्ट पर। न्यूज रूम से सहयोगी आयुषी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, लगातार चूंकि पहले ही बताया जा रहा था कि कई महिलाओं को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस लिस्ट में। बिल्कुल प्रियंका, देखिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है, इसमें महिलाओं को भी मौका दिया गया है, क्योंकि इससे पहले तस्वीरें जब प्रियंका देखने को मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आए थे और महिलाओं को ही कमान सौंपी गई थी। वहां पर ही ये बात कह दी गई थी कि महिलाओं को इस बार मौका मिलेगा, और बीजेपी की ये लिस्ट में देखने को मिल रहा है। युवाओं पर भी यहाँ पर देखिए बीजेपी ने दाव खेला है, साथ ही साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। प्रियंका, देखिए अगर इस लिस्ट की अगर हम बात कर ले तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। अगर हम बात खंडेला सीट की कर ले तो देखिए यहाँ पर सुभाष मील इनको टिकट दिया गया है, यानी कि अभी जो तस्वीरें सामने आई थी कल ही, 3 जो नेता थे वो बीजेपी का दामन थामे थे और उन्हीं पर बीजेपी ने यहाँ पर दाव खेल दिया है। यानी कि जो दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है उसमें यह साफ जाहिर हो रहा है कि दूसरे पार्टी से अगर नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो यहाँ पर उनको मौका दिया जा रहा है। देखिए अगर खंडेला सीट की बात कर ले प्रियंका, तो यहाँ से बंसीधर बाजिया का टिकट काट दिया गया है और यहाँ पर सुभाष मील पर भरोसा जताया गया है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। कल जो तस्वीरें सामने आई थी, ये कहा जा रहा था कि 76
नामों पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी जो लिस्ट सामने आई है उसमें ये देखने को मिला है कि 58 ही नाम सामने आए हैं, यानी कि अभी भी 16 सीट को लेकर के पेच यहाँ पर फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए लगातार बैठकों के दौर में ये देखने को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और देखिए जेपी नड्डा भी लगातार दौरा करते हुए नजर आए। बगावती सुर जो देखने को मिला प्रियंका, उसी बात पर यहाँ पर ये समझा गया कि ऐसी कोई स्थिति ना बने, लेकिन देखिए जिस हिसाब से ये 58 ही नाम अभी सामने आए, जाहिर सी बात है कि अभी भी कहीं न कहीं दांव पेच फंसा हुआ है। बात अगर हम वसुंधरा राजे की कर ले प्रियंका, देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे के जो करीबी है इनको भी अब मौका दिया जा रहा है, जैसे कि कांग्रेस में सचिन पायलट के जो करीबी है, खेमे के भी कई नेताओं का नाम शामिल है और माना जा रहा है कि अब पार्टी नहीं चाहती है कि किसी को भी खफा करते हुए आगे बढ़े। कोटा से सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कोटा में कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है और अभी क्या वहां पर बगावत के सुर दिख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब लिस्ट जारी की गई थी तो कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी की तीसरी सूची सामने आई है, उन सबके साथ में 6 में से 4 तस्वीरों को लेकर के जो स्थिति है वो साफ हो गई है। 2 पर जो है वो पहले ही उम्मीदवार बीजेपी ने अपने उतार दिए थे, लेकिन 2 पर बात करें तो तीसरी सूची में 2 चेहरे साफ हो गए हैं, 2 विधानसभा की तस्वीर साफ हो गई है। रामगंज मंडी से बात करें तो जो मौजूदा विधायक है मदन दिलावर, उन पर पार्टी ने फिर से अपना भरोसा जताया है और उन्हें फिर से अपना जो प्रत्याशी है वो बनाया है। वहीं लाडपुरा की बात कर लें तो मौजूदा जो विधायक है कल्पना देवी, उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। यानी कि जो हम देख रहे थे अब तक की सूचियों में कि जो वर्तमान विधायक है, मौजूदा विधायक है, उन पर उनके जो टिकट हैं वो नहीं कटे हैं, ज्यादातर पर जो विश्वास और भरोसा है वो जताया गया है और उन्हें फिर से एक बार चुनावी मैदान में अपना चेहरा बना करके उतारा है। अब इन सबके साथ में पूरे कोटा संभाग की अगर बात कर लें तो बात अगर बूंदी जिले की कर लें तो बूंदी के केशोराय पाटन में जो है वो चंद्रकांता मेघवाल जो मौजूदा विधायक है, उन्हें अपना जो विश्वास जताते हुए उन्हें फिर से पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है वो चुना है। इन सबके बीच में बात अगर 12 जिले की कर लें तो 12 की जो अंता सीट है वहां पर एक बड़ा बदलाव दिखा गया है। झालावाड़ जो जिले में से विधायक रहे कंवरलाल मीणा को अंता से अपना प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। इन सबके बीच में 12 अट्टू जो सीट है वहां पर एक नया प्रयोग किया गया है, सारिका सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि संभाग के 5 जो नाम है वो इस सूची में देखने को मिले हैं, तीसरी सूची में देखने को मिले हैं। फिलहाल हम मदन दिलावर के घर के बाहर खड़े हुए हैं। जैसे ही नाम सूची के अंदर आया है वैसे ही सेलिब्रेशन का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। जम करके आतिशबाजी आपसे कुछ देर पहले की गई है, कोशिश रहेगी कि कुछ देर बाद में मदन दिलावर जो है वो हमारे सामने साथ होंगे तो उनकी प्रतिक्रिया भी लोगों तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक, तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि तीसरी सूची जारी होने के साथ में संभाग के 5 नामों से जो है 5 जो विधानसभा सीटें हैं उनसे उनकी स्थिति जो है वो साफ हो गई है और बीजेपी ने अपने 5 जो प्रत्याशी है वो कोटा संभाग में बिल्कुल अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आएंगी। जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है उनके घर के बाहर से हम तस्वीरें भी लगातार दिखाएंगे। लेकिन सौरभ, हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है क्या बीजेपी की ओर से, अगर इस लिस्ट पर नजर डाले तो? खासतौर पर परकोटा इलाके में था और परकोटा की जो इलाका है वो 4 विधानसभा क्षेत्रों को जो है वो कवर करता है, चाहे बात किशनपोल हो, हवा महल हो, आदर्श नगर हो और सिविल लाइन का भी कुछ पार्ट जो है वो परकोटा और उसके आसपास के लगते हुए क्षेत्र से आता है। और जिस प्रकार जयपुर बम ब्लास्ट में जो फैसला आया और उसके बाद एक जो घटना हुई उसके बाद जो है वो लगातार उस क्षेत्र में एक अलग तरह का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद ये पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आखिरकार यहां से किसे टिकट दिया जाए। हाँ। सुरेंद्र पारिक के बारे में कहा जाता कि वो एक तरह से सॉफ्ट चेहरा है, हमेशा मुस्कान लिए हुए रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एग्रेशन देखना चाहिए वो एग्रेशन उनमें नहीं था। यही कारण है कि संभवतः पार्टी ने ये बदलाव जो है वो किए। इस वक्त हमारे साथ सुधीर सर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सुधीर सर, जिस प्रकार की लिस्ट आई है क्या खास बातें जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर अगर इस लिस्ट को देखें तो ज्यादातर नाम वही हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े हैं या उससे बार पिछली बार चुनाव लड़े हैं। यानी 2018 की जो लिस्ट है एक तरह से वो कहते हैं 2023 में आई है। कुछ नामों को छोड़ देते हैं
और इनमें वही नाम है जो 700 वोटों से लेकर 40,000 वोटों तक जो हारे हैं बीजेपी के, उनको भी जगह मिली है। मोटे तौर पे हम देख लेते हैं सादुल शहर की गुरवीर सिंह बराड़, जो पिछली बार 9,667 वोटों से हारे थे। इसी तरह सुंदरपाल टितिया बारी और चौधरी विधानसभा के में रहे, उसके बाद उनकी टिकट कट गई। राम प्रताप का काशनिया भी बरकरार रखी है क्योंकि 10,235 वोटों से ये जीते थे। डॉक्टर विश्वनाथ खाजूवाला से हैं, गोविंदराव मेघवाल ने इनको 31,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो मोटे तौर पर ये देखिए, आप कोलायत वाली सीट लीजिए, भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री हैं, उनके सामने पूनम पावर भाटी थी, वो 10,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी, उन्हीं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं पिलानी में नया चेहरे के तौर पर यहां पर उतारा गया है, जिसमें राजेश दहिया को दिया गया। खेतरी में धर्मपाल गुर्जर को उतारा गया है, यहां पर जितेंद्र सिंह जी ने 957 वोटों से मात्र हराया था। ये सबसे बहुत छोटी जीत थी। सीकर से वही रतन जलदारी ठीक है, हम लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले इस खबर से हम दर्शकों को रूबरू करा दें। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले। राजस्थान के लिए 5 स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितेंद्र सिंह, शक्ति सिंह गोहिल और शकील अहमद खान को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस के स्पेशल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। लगातार कांग्रेस की ओर से ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस बार सत्ता में वो बरकरार रहे, और यही वजह है कि हर तमाम कोशिशें कांग्रेस की ओर से की जा रही हैं जिससे कि बीजेपी को कांग्रेस मात दे सके। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। राजस्थान के लिए 5 स्पेशल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। प्रेस रिलीज करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से 5 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। तो वहीं बीजेपी ने तीसरी सूची का ऐलान कर दिया है। 58 नामों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सौरभ लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, बात करिए ज्यादा से ज्यादा और जानकारी लीजिए, एनालिसिस इस लिस्ट को लेकर। जी बिल्कुल, सुधीर सर हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सुधीर सर, परिवारवाद की आरोप जो है वो बीजेपी लगातार लगाती रही है कांग्रेस पर, लेकिन बीजेपी में भी परिवारवाद है। देखिए सौरभ, आप आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार हर पार्टी को चाहिए, चाहे वो चेहरा कोई भी हो, किसी भी तरह का हो। यहाँ भी परिवारवाद की है कि रामगढ़ से ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं, जय आहूजा, उनके भतीजे को यह टिकट दी गई है। इसी तरह कोलायत से देवी सिंह भाटू की जो पुत्रवधू है पूनम भाटी, पिछली बार भी थी, उनको टिकट दी गई है। सादुल शहर से गुर्जर सिंह के पोते को टिकट दी गई है। इसके अलावा नंदलाल पूनिया की पुत्रवधू को सादुलपुर से दी गई है, और महुआ से किरोड़ीलाल के भतीजे राजेंद्र को ये टिकटें दी गई है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवारवाद की बात तो पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की खोज हमेशा रहती है, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि बहुत कम अंतर से कई सीटें जो है वो बीजेपी पिछली बार हारी थी, तो क्या माना जाए कि अब जो है वो मुकाबला टफ होने वाला है इन जगहों पर? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जहां 700, 800, 1000 या 2000 या 5000 तक की जहां तक की बात है, उस अगर देखे जाए तो निश्चित रूप से वहां उस क्षेत्र में, क्योंकि सिटिंग जो विधायक होता है उसकी कहीं न कहीं कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, मिला जुला फैक्टर रहता है। तो वहां पर जो उम्मीदवार सिटिंग उम्मीदवार कांग्रेस का है, उसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी अगर अपनी जीत बरकरार रखनी है तो। अच्छा, इसमें 7 पूर्व मंत्री और 7 महिलाओं को भी जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी जो 33% की बात करती हुए अब पूरी 3 लिस्टों को देखकर कहा जा सकता है कि 33% हो चुका है। देखिए, अभी तो पूरी लिस्ट है, बाकी है अभी तो, और भी आएंगे, लेकिन देखना यह है कि राजनीति में यह होता है कि जिताऊ, टिकाऊ और महिलाओं की जो भागीदारी, क्योंकि देश की आधी आबादी कवर होती है इसमें 50% में, तो उसमें कितनों को चांस मिलता है। एक पूरा रेशियो देखेंगे कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में क्या 33% आरक्षण की जो बात है वो पूरी हो पाती नहीं, उसके कैलकुलेशन अलग बाकी है। लेकिन इसमें जो दिलचस्प है कि जो जितनी ज्यादा टिकट आई है वो वसुंधरा सरकार के जो मंत्री थे, जो चेहरे थे, उन्हीं को फिर से शामिल किया गया है। तो जिसमें जैसे आप देख सकते हैं, डेगाना से अजय सिंह किलक थे, पहले मंत्री रहे, इनको फिर से मौका दिया गया। मारवाड़ जंक्शन की बात करें, केसाराम चौधरी हैं, वो फिर से आए। यहाँ निर्दलीय खुशवीर सिंह जो है वो अब कांग्रेस में चले गए, निर्दलीय थे, उनको चेहरा दिया गया। इसके अलावा ओडिशा से जो दिव्या मदेरना थी, उनके सामने बैराराम चौधरी 27,500 से भी ज्यादा वोटों से हारे थे, उनको फिर से मौका दिया गया। इसी तरह भोपालगढ़ की जो सीट है कमसा मेघवाल की, उनको फिर से मौका दिया गया है।
इसके अलावा रामगंज मंडी में मदन दिलावर विधायक हैं, तो उनको देनी थी टिकट। अंता में कंवरलाल मीणा, ये पहले भी विधायक रहे, उनको फिर से टिकट दी गई है। किशनगंज में ललित मीणा जो है, ये 14,000 से भी ज्यादा वोटों से हारे थे, लेकिन फिर भी इनको दी गई है। लेकिन 12 अक्टूबर की बात की जाए तो सारिका चौधरी, क्योंकि यहां से बाबूलाल वर्मा जो है वो विधायक हुआ करते थे, पूर्व में बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे, उनकी टिकट काट के सारिका चौधरी को दी गई है। तो इस तरह से मोटे तौर पे देखें कि कुछ एक नाम है, नहीं एक दो जगह स्थान परिवर्तन किया गया है। बाकी ओवरऑल सीट को देखें तो 2018 की झलक इसमें पूरी तरह से देखने को मिल रही है। क्या माना जाए इस सीट से, इन प्रत्याशियों के नामों से, ये जो प्रत्याशी हैं किस खेमे के माने जाए ज्यादातर? देखिए, जो चर्चा इस बात की है, जो राजनीतिक पंडित तुरंत, जैसे पहली लिस्ट आई थी, जो खेमों की बात हो गई थी कि केंद्र की चलिए, जो पहली लिस्ट बीजेपी की आई थी, लेकिन दूसरी तीसरी जो ये लिस्ट आ रही है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ज्यादा चलने की बात सामने आ रही है कि क्योंकि 2018 में जो प्रत्याशी थे, वो 2018 में जब प्रत्याशी चुने गए थे बीजेपी के लिए, वो वसुंधरा राजे की पूरी उसमें चली थी। और वही बात आप ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चली है, तो क्यों यूनुस खान का टिकट कटा है? क्यों अशोक बरनामी का नाम अब तक सामने नहीं आया? क्यों मोहनलाल गुप्ता नजर नहीं आ रहे? क्यों सुरेंद्र पारिक नजर नहीं आ रहे? अभी सुरेंद्र पारिक का तो, क्योंकि भंवरलाल शर्मा जी की विरासत के तौर पे सुरेंद्र पारिक को देखा गया, उनकी लड़की को मंजू को देखा गया था, लेकिन वो राजनीति में पूरे प्रभावी ढंग से नहीं चल पाया। हालांकि सुरेंद्र पारिक विधायक भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक और जो नाम आपने गिनाए हैं, उनके नामों के भी सीटें आना बाकी है, अभी तक वो आई नहीं है। तो इस तरह से अभी ये हम कह सकते हैं कि चाहे किशनपोल हो, आदर्श नगर हो, इनकी अभी सीटें बाकी है। जहां तक आपने यूनुस खान का जिक्र किया, टोंक से सचिन पायलट के सामने उन्हीं को लाकर लड़ाया गया था, लेकिन लगभग 40,000 वोटों से उस समय उन्होंने शिकस्त खाई थी। और अभी अजीत सिंह जो कि पहले विधायक चुके हैं टोंक से, उनको ये टिकट वापस दी गई है। इसी तरह से दौसा की बात कर लेते हैं। दौसा में शंकरलाल शर्मा पूर्व में विधायक रह रहे हैं, उन्हीं को ये टिकट दी गई। तो मोटे तौर पे 2018 की जो टिकट है वो ही इनमें रिपीट की गई है। लेकिन एक बात बताइए कि चूंकि पिछले 24 घंटे में 3 नेता पार्टी ज्वाइन करते हैं और तीनों को हाथों हाथ टिकट मिल जाता है, करौली से दर्शन सिंह को, वल्लभनगर से उदयलाल डांगी को, खंडेला से सुभाष मिल को। बिल्कुल, राजनीति का एक नया चेहरा सामने आया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही जो देश और प्रदेश के प्रमुख पार्टियां, वो इससे अछूती नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, जिताओ और टिकाओ किसी भी कीमत पे चाहिए। आप देखो, आज चुनावी मौसम आया तो नेताओं के भी रंग बदलने लगे। कभी ममता शर्मा बीजेपी ज्वाइन करती है और कभी आके कांग्रेस में वापस शामिल हो जाती है। उसी तरह से ज्योति खंडेलवाल कभी लोकसभा की सदस्य रहती है और कभी वो मेयर रहती है, और वो सीधी जाके किशनपोल की दावेदारी जताने लग जाती है। टिकट आता है नहीं आता है, ये भविष्य के घर में है, लेकिन जो अदला बदली का खेल है उसको जनता सब देख रही है। अगर स्पष्ट रूप से देखे जाए तो राजनीतिक पार्टियों में कोई ऐसी सूचिता बननी चाहिए कि जो 4 दिन पहले आता है उसकी विचारधारा किस तरह से उस पार्टी की हो जाएगी, वो देखनी और सोचने वाली बात। इस पे मतदाता निर्णय करें कि उनको क्या करना है। अच्छा, ये भी बता दीजिए, चूंकि आपने ये इतनी सारी सीटों का वो एनालिसिस किया है, 7 पूर्व मंत्री जो हार चुके थे उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारना, क्या बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था? देखिए, मोटे तौर पे अगर 1980 से लेके अब तक देखें, 1980 से लेके अब तक देखें, कमोबेश कांग्रेस क्या बीजेपी दोनों ही पार्टियों में नेता रिपीट होते रहते हैं। उनकी बस स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। जिसको 2008 में टिकट मिला और हार गया, उसको 2023 में जगह मिल रही है। जिसको 2003 में टिकट मिला और वो हार गया, उसको 2023 में टिकट है। क्योंकि मोटे तौर पे राजस्थान के हिसाब से देखें तो 40-45 साल के इतिहास में वही नेता बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो 10 साल तक गायब रह जाते हैं, 5 साल तक गायब रह जाते हैं। नए नेताओं या नई यूथ में बहुत कम है जो जगह इन लिस्ट में पाते हैं। अब बाबूलाल जी ये बता दीजिए, अब इस लिस्ट के बाद हॉट सीट्स कौन कौन सी हो चुकी है जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? तिजारा है, आपकी हवा महल में भी अब फाइट हो गई, विद्याधर नगर हो चुकी है। ऐसी किस प्रकार की सीटें हैं और वहां पर कांग्रेस बीजेपी में किस प्रकार का मुकाबला देखने को मिलेगा? जी देखिए, कोलायत में जो है मुकाबला होगा वर्तमान के मंत्री और देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू के बीच में, और सादुलपुर में कृष्णा पूनिया का सुमित्रा पूनिया से मुकाबला होगा। इसमें मनोज म्यांगली जो हैं वो किसका खेल बिगाड़ेंगे या खुद चुनाव जीतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सीकर में रतन जलधारी जो है वो राजेंद्र पारिक के सामने मैदान में होंगे, और सुभाष मील जो है खंडेला में वो उनके सामने होंगे महादेव सिंह खंडेला के, और विराट नगर में कुलदीप धनखड़ सामने होंगे इंद्राज गुजर के।
जमवारामगढ़ में महेंद्रपाल मीणा होंगे गोपाल मीणा के सामने, बाल मुकुंद आचार्य के सामने अभी टिकट तय नहीं है फिलहाल। और बाकी आप देखिएगा कि जो सीटें आ रही हैं, हम आगे देख रहे हैं, तो ये नौक्षम चौधरी जो है ये हरियाणा की बताई जा रही हैं, एससी से बिलोंग करती हैं। वहां पर पुनाना एक विधानसभा बताई जाती है हरियाणा में, वहां से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, इनको वहां से शिफ्ट किया गया है। एक ये नया ट्रेंड है हरियाणा के नेताओं का राजस्थान में चुनाव लड़ने का, जो कई नेता आए हैं, चौटाला परिवार आया है, इसके अलावा आपके राजेंद्र त्रिवेदी दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जो सुखबीर जोनापुरिया है वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत सारे नेता हैं जिनके लिए राजस्थान जो है बहुत ही एक सेफ सीट उनको वहां मिल जाती है और वो चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। यहां से कई दावेदार थे मेव समुदाय के भी, उनको इग्नोर करके मेव बनाम एससी का चुनाव करने की कोशिश है, ताकि जो एससी का मतदाता जो है वो कांग्रेस के बजाय बीजेपी की तरफ आए। तो इस सीट पर एससी को टिकट देके एक बड़ा दाव इन्होंने खेलने की कोशिश की है। मैंने सुधीर जी से भी ये सवाल किया था, कई लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की चली है और उनके ज्यादातर नाम है, फिर क्या कारण रहे कि यूनुस खान जो है वो ये इसमें जगह पाने में कामयाब नहीं हो पाए, अशोक परनामी का इसमें नाम नहीं है, किशन पोल से मोहनलाल गुप्ता का नाम नहीं है, क्या कारण माना जाए इनके? वो टिकटें जो हैं अभी होल्ड पर हैं, जो नाम जिनको लेकर के जो चर्चित चेहरे थे। और यूनुस खान के लिए तो ये भी बताया जाता है हो सकता है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ ले, तो उनकी नजदीकियां अभी बढ़ रही हैं, कांग्रेस भी उन पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी वो नाउम्मीद नहीं है, उनको लग रहा है कि उनका टिकट हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो मैं शुरू के 4 नाम गिना रहा हूं, देखिए सादुल शहर में गुरवीर बराड़, इनके टिकट के लिए वसुंधरा राजे ने बहुत मेहनत करी है, बड़ी मुश्किल से टिकट आया। यहां से 6-7 दावेदार बराबर के थे, खुशबू चौधरी यहां से दावेदार थी, सारिका चौधरी दावेदार थी, प्रदीप खीचड़ यहां से दावेदार थे, डॉक्टर ब्रिजमोहन सारण यहां से दावेदार थे और आत्माराम तरड़ यहां से दावेदार थे। ये बड़े लोग थे, इसके बावजूद गुरवीर बराड़ का जो टिकट आया है वो एक ताकत बताता है वसुंधरा राजे की, क्योंकि इनके परिवार के जो बलकार सिंह हैं वो मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम गुरवीर का टिकट नहीं होने देंगे। इसके बावजूद गुरवीर का टिकट होना ये बताता, ये साबित करता है कि वसुंधरा राजे ने इसे अपना प्रेस्टीज का पॉइंट बनाया और इस वजह से टिकट आया। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, शुरू के जो 4 टिकट हैं ये यही माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के हैं, क्योंकि विश्वनाथ मेघवाल वसुंधरा राजे के यहाँ पर गवर्नमेंट थी 13 से 18 में, उसमें थे। खाजूवाला से पहले किसी का नाम चर्चा में था, क्या कारण रहा? और पिछली बार ये काफी मतों से हारे थे। जी देखिए, गोविंद मेघवाल ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी पिछली मर्तबा, लेकिन अब इस बार जो है जिला बन गया नया अनूपगढ़, उसमें खाजूवालों को शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में जब सरकार को लगा कि ये गलत फैसला हो गया, इसलिए गोविंद मेघवाल ने कदम पीछे खींचे और सरकार ने वापस जो खाजूवाला है उसको बीकानेर जिले में शिफ्ट किया। तो मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन कॉन्फिडेंट है, क्योंकि दलित बिरादरी में, दलित राजनीति में गोविंद मेघवाल की टक्कर का नेता इस वक्त नहीं है। तो पहले बैकग्राउंड जो है गोविंद मेघवाल का वो बीजेपी का है। बीजेपी के जमाने में जब 2003 से 8 की सरकार थी वसुंधरा राजे की, उसमें वो संसदीय सचिव रह चुके थे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में आए। तो ये जो लिस्टें आप देख रहे हैं उसमें वसुंधरा राजे के लोग हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मौके की नजाकत को देख करके और संगठन की तरफ चले गए या संगठन को उन्होंने अपना बना लिया। लेकिन वसुंधरा राजे के बहुत सारे नाम हैं, इग्नोर नहीं कर सकते कि उनकी चली नहीं है, बहुत सारे नामों की चली है। कुलदीप, ये बताइए, क्योंकि सुमित्रा चौधरी कौन है? ये सादुलपुर से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है, या हाल में ही नंदलाल पूनिया ने जो है वो बीजेपी ज्वाइन की थी? जी देखिए, उनकी पुत्रवधू है, चर्चा ये थी कि उनको टिकट दिया जाएगा। वो पूर्व विधायक भी रहे हैं और प्रधान भी रहे वहां के, ये बिल्कुल नया चेहरा है। तो लोगों ने देखा कि अब 2 महिलाएं आमने सामने होंगी, कृष्णा पूनिया का इनसे मुकाबला होगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे में मनोज न्यांगली पूर्व विधायक थे, बसपा का टिकट लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए, तो वो किस तरह से वहां पर एंटी जाट इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछला जो चुनाव जीता था उन्होंने, वहां पर पूनिया बनाम दूसरी जातियों में भी, गोत्रों में भी चुनाव हो जाते हैं, पूनियाओं का वहां पे बताया जाता है कोई 38 से 40 हजार वोट है। तो ऐसे में पूनियाओं के सामने पहले कसबा लड़ते थे, लेकिन अब की बार राहुल कसबा ने पूनिया को टिकट दिलवाया है। इसमें जो भूमिका है सबसे बड़ी नंदलाल पूनिया को बीजेपी में लाने की, वो राहुल कसबा जो कि वहां के सिटिंग अभी एमपी हैं उनकी रही है, और इस वजह से उन्होंने नए चेहरे को मैदान में उतारा ताकि पूनियाओं का जो मैक्सिमम वोट है वो एक तरफ आ जाए और बाकी जो पार्टी का वोट है वो उनको मिल जाए। तो ये नया चेहरा कृष्णा पूनिया को टक्कर दे सकता है और चुनाव जीत सकता है। जयपुर के अलावा बाड़ी और राजाखेड़ा, यहाँ पर जो है वो दोनों ने संभवतः अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहां की क्या, किस प्रकार की पॉलिटिक्स है? ऐसा क्या कारण है कि अब तक जो है वो दोनों ही टिकटें जो है वो होल्ड पे रखी गई है?
जी देखिए, रोहित बोरा को चुनाव लड़ना वहां से, लेकिन यहाँ जो बाड़ी है, बाड़ी में गिरिराज मलिंगा का जो है टिकट अटकने की पूरी जो खबरें हैं, और इस वजह से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। अभी सारी चीजें तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो चार्जेज हैं वो एक बिजली के अधिकारी के साथ मारपीट के हैं और नामजद रिपोर्ट उनके खिलाफ है। तो ऐसे में बीजेपी बचने की कोशिश कर रही है, कि वो कांग्रेस बचने की कोशिश कर रही है। मलिंगा को बीजेपी कितना गले लगाती है और किस तरह से जो है चीजें आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। शामिल करके क्या टिकट देती है या नहीं देती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन धौलपुर की जो पॉलिटिक्स है वो बसपा भी वहां पर थोड़ा बहुत असर रखती है। इसके अलावा बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें आती है वहां पर, क्योंकि बीजेपी जीतती बहुत कम सीटों पर है। ये जो इलाका है करौली, धौलपुर, जो मंडी से मदन दिलावर पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है और इसके बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देख पा रहे हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हुए हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, बात करिए जरा दिलावर जी से और पूछिए कौन से मुद्दे लेकर मैदान में उतर रहे हैं और कितना भरोसा जीत का। सबसे पहले दिलावर साहब बहुत शुभकामनाएं आपको। पार्टी ने भरोसा जताया, फिर से आपको चुनावी मैदान के लिए तीसरी सूची में जगह दे दी है। किन मुद्दों के साथ में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? देखो क्या है कि राजमंडी क्षेत्र का ताकली बांध का जो मामला था, काफी 15-20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। उसकी सारी बाधाएं दूर करके निर्माण कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है और 32 गांव को उससे सिंचाई का पानी मिलने वाला है। अधिकांश किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगी। कुंडाल क्षेत्र में 4 पंचायतें बच गई हैं, उनका भी सर्वे कराकर उनको भी सिंचाई का पानी देने वाले हैं। इधर दादिया की तरफ 2-3 पंचायत और हैं, उसको भी पानी देने वाले हैं। योजनाएं बन गई हैं। चिकित्सा व्यवस्था को मुझे सुदृढ़ करना है कि राजमंडी विधानसभा क्षेत्र की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो जर्जर है। ट्रॉमा हॉस्पिटल घोषित होने के बावजूद भी वहाँ कोई सुविधा नहीं, तो ट्रॉमा हॉस्पिटल दिखाई देता है। 70 बेडेड होने के बावजूद 36 डॉक्टर होने चाहिए, वहाँ 5-7 डॉक्टर्स हैं। इनको मुझे पूरी की पूरी तरह सुदृढ़ करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि किसानों के लिए हर खेत को पानी उपलब्ध कराऊं। इस प्रकार की आगे योजना बनाऊंगा। दिलावर साहब, इंतजार लंबा हो गया, तीसरी सूची तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब नाम आ गया तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया है और चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतरने के लिए रास्ता साफ। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को फिर मौका दिया है और मैं उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूँ। सूची में नाम आ गया, आज से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी, अभी से शुरू हो जाएगी? देखो, जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूँ उसी दिन से मेरा चुनाव प्रचार प्रारंभ है। 5 साल काम करते हैं, उसका प्रतिफल जनता देती है। हाँ, जिस प्रकार का परंपरा रही है चुनाव प्रचार करने की, वो प्रारंभ कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो मदन दिलावर हैं जिन्हें टिकट मिला है और इसके बाद उत्साह देखने को मिल रहा है और उन्होंने बताया कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर वो मैदान में उतरेंगे और निश्चित तौर पर वो फुल कॉन्फिडेंस में है कि जीत तो उन्हीं के खाते में जाने वाली है। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। लगातार इस पूरी खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर, आप बने रहिए हमारे साथ। ध्यान में रखते हुए आज 18-20% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, जिनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि आज ये टिकट केवल एक एमएलए का नहीं, एक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का है। इस बात से पहले से इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए। 20% लोगों को जो तकलीफ है और दुख है, तो वो भी देते हैं और मैं भी देता हूँ। इसलिए मैं इसको करते हुए मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है अनुसूचित जाति आयोग का, उससे अपने इस्तीफा देने की पेशकश करता हूँ। कांग्रेस की 5 सूचियां जारी होने के बाद भी कई दिग्गजों के टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थक नाराज हैं। हवा महल से विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने टिकट कटने की आशंका को देखते हुए पीसीसी में जमकर हंगामा काटा। महेश जोशी की तरह ही जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने की आशंका के चलते उनके समर्थकों में मायूसी है। कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ आलोक बेनीवाल के समर्थकों में रोष भी देखने को मिल रहा है।
आलोक बेनीवाल की जगह किसी दूसरे दावेदार को टिकट देने की खबरों के बाद बड़ी संख्या में समर्थक पीसीसी कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि शाहपुरा से आलोक बेनीवाल के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और कांग्रेस को चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अजमेर से भी सामने आई। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस ने द्रौपदी कोली को मैदान में उतारा तो पूर्व प्रत्याशी हेमंत भाटी के समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए टिकट को बदलकर हेमंत भाटी को। न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के मुद्दों पर लगेगा नेताओं का अखाड़ा। सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़ी चुनावी बहस। जरूर देखिए भीलवाड़ा से चुनाव एक्सप्रेस लाइव रात 7:56 पर। राम राम। हम पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी से कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। नाराज है कैंडिडेट को लेकर के। जो एक कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपा गया, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको कैंडिडेट को बदलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में धरना देना पड़े। कल इससे बड़ा आंदोलन अजमेर के धरती पे होगा। वहीं प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी मजबूत है और इसीलिए सभी टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने कई चरणों के अवलोकन के बाद ही टिकट दिए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारी स्थिति पूरी तरह से मजबूत है और शायद यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीदवार होना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी प्रक्रिया है उससे गुजर कर तब हम लोगों ने फैसला किया। मतलब हम लोग कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सबके रिकमेंडेशन के बाद और उनके कहने के बाद ही कुछ फैसला होता है। वहीं बगावत के सुर बीजेपी में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अलग कहानी लाडपुरा विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है। यहाँ से बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत में बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे जन भावना को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सभी का इंतजार था कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट कब जारी होगी। वो देखिए तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 58 नामों की बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें, सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ और करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल को टिकट मिला है। यानी कि देखिए अब लगातार यहां पर प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और सभी को इंतजार था कि बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट कब जारी करेगी। तो देखिए आज बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और यहां पर 58 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। 2018 का चुनाव नहीं है, 2023 का चुनाव है। जब वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज वो विधायक के रूप में टॉप के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करा है और कार्यकर्ताओं ने संकल्पबद्ध है कि 2005 साल के इस वनवास को 2023 के अंदर हमारा कार्यकर्ता पुनः राम राज्य की स्थापना टोंक विधानसभा के अंदर करने जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर तीसरी बार मुझ पर भरोसा करा है, दूसरी बार मुझे टिकट देकर कारण से चला जाऊंगा। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 58 देखिए नामों की जो लिस्ट है वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और कई चौंकाने वाले नाम भी इस बार निकल करके सामने आए, क्योंकि लगातार
बीजेपी अपने जब 2 लिस्ट जारी की थी तो सभी को तीसरी लिस्ट का इंतजार था, क्योंकि दोनों ही लिस्ट में बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेला था। और देखिए, जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। यह कहा जा रहा था कि तीसरी लिस्ट में भी शायद कहीं ना कहीं सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई। इस बार बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेला है और जो दल बदल की राजनीति हमने देखी उसका भी यहाँ पर फायदा देखने को मिला है, क्योंकि कल ही अभी बीजेपी में 3 बड़े कद्दावर नेता शामिल हुए और उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। यानी कि बीजेपी अपने पूरी तरीके से इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस बार मैदान में उतर रही है कि जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। और वो जो 58 नाम है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक एक वो नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो लगातार देखिए, बैठकों का दौर देखने को मिला, चिंतन मंथन किया गया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कमान संभाल रही थी, लगातार दौरा उनका देखा गया था। और उसी के लिहाज से देखिए, ये जो लिस्ट आई है काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इस पर बहुत ही सोच समझ करके विचार किया गया है। और देखिए, ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि कल जो तस्वीर सामने आई थी 76 नामों पर ऐसा कहा जा रहा था कि मुहर लग चुकी है और आज बीजेपी अपने 76 नामों का ऐलान करेगी। लेकिन बहुत ही सोचा गया, समझा गया, विचार किया गया और बीजेपी ने अब तक 182 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आज तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम हैं। वो जो नाम है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सचिन पायलट के सामने देखिए, अजित सिंह मेहता को यहां पर बीजेपी ने उतार दिया है, क्योंकि अभी जो तस्वीर 2 दिन पहले सामने आई थी उसमें यह देखने को मिला था कि सचिन पायलट नामांकन करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर बड़ी संख्या में उनके साथ जो समर्थक है वो भी नजर आए थे। और उनके समर्थकों की तरफ से यह कहा गया था कि इस बार सचिन पायलट यहां से सीट से बड़ी संख्या में जीतने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा उनको वोट मिलेगा। शायद इसी वजह से बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि जो तस्वीरें आई थी काफी समर्थक वहां पर थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी बन गया था। बहुत सोच समझ करके यहां पर हर एक प्रत्याशी पर बीजेपी ने दांव खेला है। और जो वो 58 नाम है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, इस लिस्ट में चौंकाने वाले नाम कुछ तो सामने आई ही है, क्योंकि यहां पर महिलाओं को भी तवज्जो दिया गया है, नए चेहरों पर भी मौका यहां पर देखिए दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई यहां पर विधायकों के टिकट भी कटे हैं, यानी कि जिन विधायकों ने सही से काम नहीं किया और जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं रही उनका टिकट काट दिया गया है और कई नए चेहरों पर यहां पर दांव खेला गया है। जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर बीजेपी ने इस बार दांव खेला है। जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है और जो दल बदल की राजनीति थी वो हमने देखा था। उसमें जो तस्वीरें सामने आई थी कि कई नेता मंत्री देखिए अब चुनाव है तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हुए दिखे। तो आशुतोष रावत और स्वर्णिम हमारे साथ चतुर्वेदी जो है कि लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जो कि पीसीसी महासचिव है, आशुतोष रावत जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष रावत जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए देखिए, बहुत ही ज्यादा चिंतन मंथन यहाँ पर किया गया और सभी को इंतजार था कि बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट कब जारी करेगी। वो लिस्ट सामने आ चुकी है, 58 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। बहुत सोच समझ करके यहाँ पर एक एक सीट पर एक एक प्रत्याशी को उतारा गया है। आप इस लिस्ट को देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऋषि, जो आज 58 लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट को देखें तो यहाँ जिस तरह की हम लगातार चर्चाएं कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है, तो इसमें लगभग 25 विधानसभा सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों को बदला है। यानी आप कह सकते हैं कि 25 विधानसभा सीटों पर इस बार नए उम्मीदवार हैं पिछले 2018 के कंपेरेटिवली। तो इस बार नए 58 में से 25 की संख्या को आप एक बड़ा संख्या मान सकते हैं। 7 महिलाओं को भी इसमें स्थान दिया गया है। हालांकि अभी तक जो कुल घोषित सीटें हैं उनमें से अगर पूरे महिला सीटों की अगर आप आकलन करें तो शायद यह परसेंटेज 10 से 12% बैठता है। जिस तरह की उम्मीद थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 25 से 30% महिलाओं को टिकट देगी, उस तरह की चीजें देखने के लिए हालांकि नहीं मिली। लेकिन 58 में से भी यहाँ पर
7 महिला उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यह दावा करती है कि उनके यहाँ तुरंत पार्टी ज्वाइन करने वालों लोगों को टिकट नहीं मिलता है, वो चीज इस लिस्ट में देखने के लिए नहीं मिली है। जैसा कि आपने भी बताया, 3 लोगों ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको टिकट दिया गया है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो लोग अभी कांग्रेस छोड़कर या दूसरी पार्टी छोड़कर के आ रहे हैं, उनको टिकट देने से भी, तुरंत टिकट देने से भी गुरेज नहीं कर रही है। हालांकि पहली और दूसरी सूची में इस तरह के कुछ नामों का विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस पर विनेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट पर जाना चाह रही है। अभी जो 28 नाम जो भारतीय जनता पार्टी के इस तीसरी लिस्ट के बाद में जो बचे हुए हैं, उन 28 नामों पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान चेहरे को टिकट नहीं देगी, या महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देगी, या युवाओं को, नौजवानों को ज्यादा मौके देगी, यह अभी इसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की सूची के जो आप इस पर नजर करें तो उन्होंने तमाम जो विधानसभा सीटें थी उन पर कास्ट इक्वेशंस को साधने की कोशिश की है। लगातार जिस तरह की फीडबैक जहां मिल रही थी कि जहां जिस कास्ट का बाहुल है उस तरह के कास्ट इक्वेशंस को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन तुरंत पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों को टिकट देकर के शायद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में एक सही मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन चुनाव में इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को जीतने से मतलब होता है। और इसलिए इस लिस्ट को अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ उतारे गए लोग हैं। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी ऐसा देखने से लग रहा है कि कुछ अच्छे उम्मीदवार उतारे जा सकते थे। कुछ सीटों पर कांग्रेस को वॉकओवर भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट के माध्यम से दिया है, लेकिन शायद परिवारवाद के